नमस्ते दोस्तों। इसके पहले के सेशन में हमने अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में बात की, जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या प्लान मेंटेनेंस, या फिर फायर्स हाउसकीपिंग क्या होती है, लेआउट का डिजाइन कैसे होना चाहिए, या फिर प्लांट का डिजाइन कैसे होना चाहिए। और अभी हम बात कर रहे हैं जो भी कोड्स और जो स्टैंडर्ड्स हम यूटिलाइज करते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है आपके फैक्ट्री में या फिर प्लांट में, या फिर जो भी इक्विपमेंट्स या मशीनरीज जो यूज कर रहे हैं उसके लिए। तो ये बात हर एक फैक्ट्री को लागू होती है। जैसे कि नॉर्मली जो जनरल पर्सन्स को मालूम होती है कि अगर जो भी फैक्ट्री जिस कंट्रीज में या जो स्टेट में वहां पर है उसके स्टेट के रूल्स या फिर जो कंट्रीज के जो भी सेक्शंस या फिर जो लॉज है या एक्ट्स है वो वहां पर एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो यही मेन कोड्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो हम फैक्ट्री एक्ट फॉलो करते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो हम महाराष्ट्र स्टेट जो MFR है, महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963, वो फॉलो करते हैं। अगर आपके फैक्ट्री में गैस सिलेंडर्स होते हैं तो गैस सिलेंडर रूल फॉलो करते हैं। अगर आपके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल्स आप यूज कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, तो शायद आपको पेट्रोलियम एक्ट्स और रूल्स को फॉलो करना होगा। या फिर अगर आपके पास हजार्डस इंग्रेडिएंट्स या केमिकल्स हैं तो आपको MSIHC रूल 1989 फॉलो करना होगा। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट्स या रूल्स जो है वो कोड्स के अंडर आ सकते हैं। और कुछ बातें ऐसे भी होगी जैसे कि कुछ जगह आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि अभी IS स्टैंडर्ड हम मैक्सिमम जगह फॉलो करते हैं। या फिर कहीं जगह आपको अगर गाइडलाइंस ठीक तरह से नहीं है तो शायद आपको लगता है कि स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स ओशाज में भी है तो आप ओशा स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे यूके के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, US के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, जर्मनी के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, तो वो भी आप स्टैंडर्ड्स फॉलो कर सकते हैं। तो ये डिपेंड है कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर आप स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स को फॉलो करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली लोकल लेवल के जो रूल्स या फिर जो नेशनल लेवल के जो एक्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे हर एक फैक्ट्री में ये सोचना है कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है और उससे आगे आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग फैक्ट्रीज के लिए, अलग अलग स्टेट्स के लिए, अलग अलग कंट्रीज के लिए और अलग अलग टाइप के फैक्ट्रीज के लिए कोड्स अलग यहाँ पे हो सकते हैं, स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो भी कोड्स यहाँ पे आएंगे या फिर जो भी स्टैंडर्ड्स आएंगे ओवरऑल वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे भी वो सेम कोडिंग रहेंगे, अपडेशन या अमेंडमेंट्स वहां पे होगी और उसको आपको फिर फॉलो करना होगा। तो जैसे अभी हमने बात की कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 है, तो उसका जो लेटेस्ट अमेंडमेंट होगा वो अमेंडमेंट आपको आज की डेट में फॉलो करना है। तो ओवरऑल महाराष्ट्र में सभी जगह अमेंडमेंट एक ही होगा। तो नेशनल लेवल पे कोई रूल होता है तो वो वहां पे ओवरऑल इंडिया में फॉलो होगा। अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ वहां पे करेक्शंस बताती है तो वहां पर हम जिसको कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस कहते हैं, अगर उन्होंने कुछ बात कही है तो कन्वेंशंस रिकमेंडेशन अगर आप ILO के मेंबर से तो वो भी आपको फॉलो करना होगा। तो ये डिपेंड्स है आपकी इंडस्ट्री का टाइप क्या, आपके लोकेशन क्या है, उसके बेसिस पे आपको क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। कई जगह ऐसा भी होता है कि महाराष्ट्र में ही फैक्ट्री है लेकिन वो US बेस है या फिर UK बेस है या जर्मन बेस है, तो जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें आपको US UK के जो नॉर्म्स होते हैं उसको भी फॉलो करना होता है। कुछ कंपनीज में ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि उनकी कंपनी का खुद का एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप के कुछ अलग अलग नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और वो स्टैंडर्ड्स को ही उनको फॉलो करना होता है। तो आपको गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉलो करनी ही है। उसके अलावा अगर आपकी कंपनी US बेस, UK बेस या कोई फॉरेन बेस कंपनी है तो उनके भी नॉर्म्स आपको फॉलो करने होंगे। तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स या कोर्स प्रैक्टिसेस का मेन इंपॉर्टेंट है। तो चाहे वो कुछ प्रैक्टिसेस मेथड्स के लिए हो सकती है, कुछ प्रोसेसेस के लिए हो सकती है, कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस भी हो सकती है, कुछ अलग अलग पार्ट्स के लिए भी हो सकती है। तो ये डिपेंड होगा। तो इसको आपको ये फॉलो क्यों करना है, तो ये मेजर जो फोकस है हर एक कंपनी का
हर एक गवर्नमेंट का, हर एक लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल का, कि ओवरऑल एक्सीडेंट्स आपको मिनिमाइज करने हैं। अगर ये एक्सीडेंट मिनिमाइज करने हैं यानी कि जीरो एक्सीडेंट अगर आपका टारगेट होगा, तो जैसे हमने बात की कि यूएस बेस्ड कंपनी है, तो यूएस बेस्ड कंपनी वालों को मालूम है कि ये कंपनी में प्रोसेस क्या है, उसमें पैरामीटर्स क्या है, उसमें हजार्ड्स क्या है और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो उस हिसाब से वो आपको नॉर्म्स फॉलो करने के लिए बोलते हैं। अगर आपकी इंडियन बेस्ड कंपनी है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो लोकल स्टडी होगी उसके बेसिस पे आपको वो नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। स्पेशली अगर आपके यहाँ पे कोई नया केमिकल आता है जिसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है या फिर जानकारी नहीं, या फिर आपके पास मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट नहीं है, तो वहां पर आपको ज्यादा केयर करनी होगी। या फिर आपके पास कोई नई मशीनरीज आई है या फिर नई टेक्नोलॉजी आई है, तो वहां पर भी आपको कुछ स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड्स है वो आपको फॉलो करने होंगे, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट्स में इमीडिएट एक्शन नहीं हो पाता है कुछ रीजंस की वजह से, और वो इमीडिएट गाइडलाइंस नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी जगह आपको यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ अच्छे गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड्स या कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस अवेलेबल होंगे तो वो आपको फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पर जैसे अगर हम बात करेंगे तो अभी रोबोटिक्स की बात हो गई, आज के डेट में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, अभी हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, आईओटी की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कुछ नए टेक्नोलॉजी या नए इमर्जिंग एरियाज हैं जो अभी इंडस्ट्रीज भी यूज कर रही है, लेकिन यहाँ पर इमीडिएटली वहां पर उसके लिए लॉज नहीं बने हैं या फिर रूल्स नहीं बने। तो आपको क्या करना है, तो जो भी यहाँ पर आपने जिस जहां से ये टेक्नोलॉजी ली है, तो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के जो भी नॉर्म्स होंगे, स्टैंडर्ड्स होंगे, उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके पास अभी हिस्टोरिकल बेसिस पे, रिकॉर्ड बेसिस पे बाकी जानकारी कम है। तो जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उसको बेटर कंट्रोल करने के लिए ये कोड, स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सिंपल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो अभी हमने बात की थी, फैक्ट्री एक्ट की या फिर एमएफआर की, गैस सिलेंडर रूल की। तो जो भी नॉर्म्स होंगे तो आपको वो फॉलो करनी है। जैसे कि हम अगर पोल्यूशन की बात करते हैं तो वाटर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा। तो उसके लिए अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के आपको स्टैंडर्ड्स या जो भी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स है उसको कंट्रोल करना है या मेंटेन करना है। अगर हम सेंट्रलाइज यानी कि नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के कुछ नॉर्म्स आपको फॉलो करना है। उसके अलावा अगर आपका कंपनी अमेरिकन सिस्टम से कनेक्टेड है तो आपको शायद कुछ अलग सिस्टम्स आपको फॉलो करने होंगे। तो ये रेगुलेटरी स्टैंडर्ड जो है वो लोकल रूल्स के हिसाब से है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो आपको फॉलो करनी ही होगी। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं जो नॉन रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स है, यानी कि ये नेसेसरी या मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो शायद आपके ओवरऑल एम्बियंस में ओवरऑल एनवायरमेंट पोल्यूशन मिनिमाइज हो सकता है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बन सकती है आपकी, ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो सकती है, या फिर ओवरऑल जो कंपनी का इमेज है वो एक अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए आप BIS स्टैंडर्ड या IS स्टैंडर्ड यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली इंडिया में। इसके अलावा भी आपको अगर कोई स्टैंडर्ड्स जो आपको मालूम है कि आज की डेट में ये यूजफुल है, ये नॉन रेगुलेटरी, फिर भी हमको ये फॉलो करने हैं, तो वो भी स्टैंडर्ड्स आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस है रेगुलेटरी नॉन रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स में। अभी कहीं जगह जैसे कि ये भी मैंडेटरी या कंपलसरी कंडीशन में नहीं आता है, तो ये है ISO स्टैंडर्ड्स, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये ISO स्टैंडर्ड्स आपको ये क्लियर कट बताता है कि आपके कंपनी, आपके फैक्ट्री में ये पर्टिकुलर ISO का अगर कोड रहेगा तो आपकी कंपनी किस पर्टिकुलर एरिया में या फील्ड में एक्सपर्ट है, या फिर आपने उसको अच्छी तरह से मेंटेन किया है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ISO 9000, 9001, तो ये क्वालिटी ओरिएंटेड स्टैंडर्ड था। या फिर अगर आपकी कंपनी 14000 या 14001 ओरिएंटेड सर्टिफिकेशन है तो आपका एनवायरमेंट ओरिएंटेड अच्छा काम है। अगर आपका 18001 है तो आपका सेफ्टी ओरिएंटेड अच्छा काम है, या फिर आपका 45000 या 45001 है तो उसके ओरिएंटेड आपको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम जो होती है वो आपके यहाँ पर काम कर रही है।
तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स है, ये नेसेसरी कंडीशंस नहीं है या कंपलसरी कंडीशन नहीं है, गवर्नमेंट से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन कंपनी का अगर आपको स्टैंडर्ड अच्छा करना है, बढ़ाना है, या फिर कहीं जगह ये भी होता है कि अगर आपको इंपोर्ट करना है कुछ या फिर आपको प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो वहां पर भी उनकी डील में ये कंडीशन होती है कि आपका ये कंपनी या फैक्ट्री जो है ये ISO नॉर्म्स सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो उस हिसाब से भी कुछ लोग ISO स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो कुछ इंडियन कोड्स की जो हमने पहले ही बात की थी, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि नॉर्मल कोई भी फैक्ट्री होगी तो फैक्ट्री एक्ट आपको फॉलो करनी है। अगर आपके यहाँ पे एक्सप्लोजिव केमिकल्स या एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस आप यूज कर रहे हैं तो शायद आपको एक्सप्लोजिव एक्ट और रूल एप्लीकेबल होगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं, स्टोरेज करते हैं, हैंडल करते हैं, तो वहां पर पेट्रोलियम एक्ट यहाँ पर लागू होगा। अगर आपके पास गैस सिलेंडर से अलग अलग गैसेस आप यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रोसेस में या स्टोरेज कर रहे हैं या फिर सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर गैस फिलिंग स्टेशन भी हो सकता है, तो वो गैस सिलेंडर रूल भी आपको एप्लीकेबल होगा। अगर आप IBR 1923 के हिसाब से बॉयलर के डेफिनेशन में आ जाते हैं तो बॉयलर एक्ट आपके पास लागू होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वहां पर लागू होगा जहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन होती है, जो मैक्सिमम जगह यूज हो सकती है। और कहीं जगह कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड आज की डेट में हम नेशनल बिल्डिंग कोड्स फॉलो करते हैं, और कहीं जगह आपको बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट एंड रूल जो है वो फॉलो करना होता है। जहां पर आप प्रेशर वेसल यूज करते हैं तो वहां पर स्टैटिक या फिर मोबाइल प्रेशर वेसल्स रूल जो है वो आपको फॉलो करना होगा। तो इंडियन कोड्स में बहुत सारे एक्ट्स और रूल्स हैं जो शायद आपको यहाँ पर फॉलो करनी होगी। तो इनका सबका मेन इंटेंशन यही है कि जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट बताइए वो फुलफिल करना है, जिसकी वजह से आपका सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, ये जो मेन कंपोनेंट्स है वो आपको मेंटेन करने हैं। फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी है, वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी रहनी चाहिए, इसके बारे में आपको यहाँ पे गाइडलाइंस बताए हैं, और ओवरऑल सेफ्टी के बारे में भी बहुत सारे गाइडलाइंस यहाँ पे बताए हैं। तो ये अच्छे इंटेंशन के हिसाब से ये अलग अलग इंडियन कोड्स यहाँ पे बनाए, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये था बेसिक इंडियन कोड्स या फिर जो ओवरऑल कोड्स और स्टैंडर्ड्स के बारे में। थैंक यू।